समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि आपके पास रीडिंग, जो आपका एकेडमिक का रीडिंग टेस्ट है, आपका जो आपका एकेडमिक रीडिंग टेस्ट है, इसमें आपके पास कितने पैसेजेस होते हैं? 3 पैसेजेस होते हैं। कितने पैसेजेस होते हैं? 3 पैसेजेस होते हैं। और 3 पैसेजेस को आपको कितने मिनट में करना होता है? 60 मिनट के अंदर करना होता है। लेकिन जो तरीका हम आपको बताते हैं उसमें हम आपसे कहते हैं कि ये 60 मिनट वाले को आपने 51 मिनट में करना है। 60 मिनट वाले को कितने में करना है? 51 मिनट में करना है। और ये 51 मिनट में आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने लगा हूँ। और आप अपने टेस्ट को अपने सामने रखिएगा और उसके मुताबिक हम उस प्रोसेस को करते चले जाएंगे। ठीक है जनाब? तो उसमें होता है 3, हमने उसके टुकड़े बनाए हैं। पहला टुकड़ा है 3 मिनट्स का, तो आप अपनी नोटबुक में लिखिए 3 मिनट्स। 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के बिल्कुल साथ वाला जो कॉलम बनेगा उसमें आप लिखेंगे 6 मिनट्स। और बिल्कुल उसके साथ वाला जो आखिरी कॉलम तीसरा जाकर बनेगा उसमें आप जाकर लिखेंगे 8 मिनट्स। 3 मिनट्स, 6 मिनट्स और 8 मिनट्स। अब ये जो आपके 3 मिनट्स हैं, इन 3 मिनट्स के अंदर आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर 6 मिनट्स में आपने क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको 8 मिनट्स में। अब इस तरह से क्या है कि आपका जो टेस्ट 60 मिनट्स का है वो आपने जाकर किया 51 मिनट में। जब 60 मिनट वाले टेस्ट को आप 51 मिनट में कहते हैं, वो जो 9 मिनट्स हैं वो हम लोग निकाल रहे हैं एग्ज़ाम एनजाइटी के। वो 9 मिनट्स हम किसके निकाल रहे हैं? एग्ज़ाम एनजाइटी, क्योंकि एग्ज़ाम की एक एनजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। तो हम उस 9 मिनट्स को वहीं पर जाकर कैटर कर लेंगे कि आपके जो 9 मिनट्स हैं वो आपके पास पहले से मौजूद हैं कि अगर आपका कहीं को मसला होता है तो आप उसे देख सकें। और यहाँ पर जब आपको हम 9 मिनट्स बचाने की मशक करवाते हैं, जब आप हमारे पास क्लास में आते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि इसके मुताबिक आप करें ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट हो। फिर उसके लिए हम आपसे कहते हैं कि क्लॉक को आप देखते रहें 3 मिनट्स में, 6 मिनट्स में और 8 मिनट्स में, चूँकि वहाँ पर आप घड़ी पहन के नहीं जा सकते, मोबाइल आप ले के नहीं जा सकते, तो आप टाइम मैनेजमेंट अपनी कैसे करेंगे? और फिर क्या होता है, हर घड़ी यही एहसास होता रहता है कि पता नहीं वक्त गुजर तो नहीं रहा, पता नहीं वक्त गुजर तो नहीं गया, कहीं इतना टाइम तो नहीं हो गया। तो कुछ लोग ना वक्त को इतना वक्त देते हैं कि काम को उतना वक्त नहीं दे पाते। तो आपको क्या कोशिश करनी होगी कि आपने उस काम को वक्त देना है, लेकिन हल्की सी नज़र रखनी है उसके ऊपर। और जब आप क्लासरूम के अंदर इसकी मशक करते हैं आपको दिक्कत नहीं होती, आप अपने घरों में बैठे मशक कर रहे हैं, आप इस तरह पर कर सकते हैं। तो 3 मिनट्स में जनाब आपने करना क्या है? 3 मिनट्स के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पैसेज पे कोई तस्वीर बनी हुई है। ज़रा देखिए, जो आपको पैसेज मिला है उस पर कोई तस्वीर बनी हुई है? अच्छा, अब जिस घड़ी आपने देखा पैसेज पे तस्वीर मसलन बनी हुई है, तो आपको वो बनी हुई तस्वीर मदद देगी कि आपको अंदाज़ा हो कि ये किसके मुतालिक ये पैसेज होगा। अब मिसाल के तौर पर आपने देखा पैसेज में एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक खातून बाइसिकल चला के जा रही है, तो फ़ौरन से पहले दिमाग में ये ख्याल आएगा कि ये या तो औरत की आज़ादी की बात हो रही है, या होगा साइकिल से मुतालिक मॉडलिंग हो रही है, या फिर ये होगा कि ये सेहत की बात हो रही है। तो जो ही ये 3 ख्याल आपके जहन में आएंगे, आप अपने इन ख्यालात को कंफर्म करने के लिए आप किसके पास जाएंगे? हेडिंग के पास। यानी पहले तस्वीर देखेंगे और दूसरे नंबर पर जाकर क्या देखेंगे? मेन हेडिंग। तो जब आप मेन हेडिंग देखेंगे तो आपका आइडिया कंफर्म हो जाएगा कि अब मेरा क्या ये हेल्थ से मुताल्लिक है, ये मॉडलिंग से मुताल्लिक है, ये औरत की आज़ादी से मुताल्लिक है। जो ही आप वो बात मुकम्मल करेंगे उसके बाद तीसरे नंबर पर आप जाकर क्या देखेंगे? पहले नंबर पर आपने देख लिया क्या? तस्वीर देखी। दूसरे नंबर पर क्या देखी? मेन हेडिंग। वो जो मेन हेडिंग उसे एक्सेप्ट कराएगी या रिजेक्ट कराएगी? मेन हेडिंग के फ़ौरन बाद जाके हमने क्या देखना है? सब हेडिंग। यानी आपकी जो सब हेडिंग है वो आपको बताएगी कि जो आपने सोचा था वो दुरुस्त है या नहीं, चूँकि सब हेडिंग फर्दर इलेबोरेट कर रही होती है आपकी मेन हेडिंग को। और जब आपने ये बात देख ली तो नेक्स्ट नंबर पर आप क्या करेंगे? जितने पैराग्राफ्स हैं उसके, उन पैराग्राफ्स को नंबर लगा देंगे। जैसे 1 2 3 4 सारे पैराग्राफ्स को नंबर लगा दें। अब आपका जो टेस्ट आपके सामने है, इनके पैराग्राफ्स को नंबर लगा दीजिए। कितने पैराग्राफ्स हैं? अब जब आपके पैराग्राफ्स को नंबर लगा चुके तो आपको पता चला 6 है, 7 हैं, 8 हैं, 5 हैं, आपको पता लग गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन से पहले जाकर आप अपने उस पूरे पैसेज को उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि इसके अंदर कोई इटैलिक या बोल्ड फॉर्म में तो कोई लफ्ज़ नहीं है। यानी इटैलिसाइज्ड मतलब क्या होगा? वो जो टेढ़ा एक लफ्ज़ पड़ा होगा वो तो नहीं है। या फिर आप देखें कि बोल्ड वर्ड तो नहीं पड़ा हुआ।
और जब आप ये देख लेंगे तो अब आप जाकर सवाल पढ़ना शुरू करेंगे। अब आप क्या करना शुरू करेंगे? सवाल पढ़ना शुरू करेंगे। और जब आप सवाल पढ़ना शुरू करेंगे तो आप सवाल में मौजूद कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पर उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। मसलन आपने एक सेंटेंस पढ़ा कि नो वन हैज टेमिडिटी टू डाउट द फैक्ट दैट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। अब ये एक लंबा जुमला है। अब अगर हमने इसमें जाकर एजुकेशन, इंपॉर्टेंट, वुमेन, ये 3 लफ्ज़ों को अंडरलाइन कर दिया तो इस पूरे फिक्रे के अंदर यही तो इन्फॉर्मेशन थी, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हमने क्या किया, बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने इसको देख लिया, और इसी को ही आपने देखना और हमने देखना है। Am I clear? मेरी बात को अब समझ आ रही है ना कि आपने क्या जाकर देखा है? बताइए जरा, इसको दोहराइए। और कीवर्ड्स में मैंने आपको कहा कि नो वन हैज टेमिडिटी टू डाउट द फैक्ट दैट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। तो इंपॉर्टेंट, एजुकेशन और वुमेन 3 लफ्ज़ हैं जो सारी बात बता रहे हैं। ये होता है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। तो फिर आप 13 के 13 सवालात के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, और अंडरलाइन कर वो सकते हैं जिसे बात समझ आ रही होती है। और जिस घड़ी आप उन्हें अंडरलाइन कर चुके होंगे और आपको इसके लिए मिले कितने मिनट? 3 मिनट्स। तो आपने पूरे 3 मिनट्स के अंदर आपने इसको करना है। अब 3 मिनट्स में आपको लगा कि आप तो अभी 7वें 8वें सवाल पर थे और आपके 3 मिनट पूरे हो गए, तो आपने अपने आप को मजीद वक्त, 7 वाले की तरफ मुंह करके कहिए कि मुझे मुझसे वक्त मेरे अलावा कोई नहीं दिलवा सकता। कहिए, मुझे मुझसे वक्त। और ये जिंदगी का कानून समझ लीजिए, आपको जब वक्त नहीं मिलता तो खुद से नहीं मिल रहा होता, और हम उसका इल्ज़ाम क्या रखते हैं? दूसरों के सर रख देते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि मैं अमन में तो सब अमन, यानी जब मैं बेअमनी का शिकार होऊंगा, मेरे इर्द गिर्द जितना भी अमन हो वो भी मुझे चिढ़ा रहा होता। अक्सर आपने देखा होगा ना, आप किसी को तकलीफ दें और वो तकलीफ ना ले तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आप तो उसकी तकलीफ में दिलचस्पी रखते थे। और इसकी बेहतरीन मिसाल देख लीजिए, आप हम सब ने देखा होगा, ये जो छोटी बेटियां 4वीं 5वीं में पढ़ रही होती हैं या 3री 4थी में, भाग के कभी इधर से जा रहे कभी इधर से जा रहे, अम्मा पीछे से धप मारती है और वही बच्ची दौड़ती दरवाजे के पास जाके मुख मोड़ती है और दांत निकालती है, और अम्मा सड़ के रह जाती है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि अम्मा ने तो इसलिए मारा था कि उसे तकलीफ हो, और जब उसे तकलीफ नहीं होगी तो उसको तो तकलीफ होगी जिसने तकलीफ दी थी। तो इसका मतलब अगर आप तकलीफ से बचना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है कि जो आपको तकलीफ देने में दिलचस्पी रखता है, आप उसके हिस्से की तकलीफ ना लेकर उसे तकलीफ दे सकते हैं। क्लियर? खैर, बैक टू द थिंग्स। तो आपने किस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपके पास 3 मिनट में आपसे काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 6 मिनट आ गए, अगले 6 मिनट अब आपने अपने आप को देने। आपने कहा विंडो शट हो गई है, क्लोज हो गई है, 3 मिनट से ज़्यादा मेरे पास टाइम है ही नहीं कि मैं उसे दे सकूं, क्योंकि आपको वक्त अपने आप से खुद दिलवाना है। उसके बाद जनाब आप क्या करते हैं? जब आप आगे बढ़ते हैं, अब आपके पास है 6 मिनट, और 6 मिनट में आपने क्या करना है? जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो सारा पढ़ डालिए। फर्स्ट पैराग्राफ को क्या करना है? सारा पढ़ डालना है। और उसके बाद आने वाले जो पैराग्राफ्स हैं, मिसाल के तौर पर टोटल आपके 7 पैराग्राफ्स थे। पहला पैराग्राफ आपने पढ़ डाला, फिर दूसरे से लेकर छठे तक जितने पैराग्राफ्स मिडिल में आ रहे हैं, हर पैराग्राफ की पहली 1.5-2.5 लाइन और आखिरी 1.5-2.5 लाइन आपने पढ़नी है। पहली 1.5-2.5, और तो आपने जब पहली 1.5-2.5 लाइन पढ़ ली, उसके बाद आप जाकर क्या करेंगे? आखिरी 1.5-2.5 लाइन, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप जब पहुंचेंगे आखिरी पैराग्राफ पे, तो आखिरी पैराग्राफ को आपने फिर फुल पढ़ डालना है। यानी पहले वाले को फुल पढ़ा और दरमियान में आने वाले जितने भी थे उन सब की 1.5-2.5 लाइन शुरू की और 1.5-2.5 लाइन आखिर की आपने पढ़ी। और जब आप आखिर में गए तो आपने जाकर वो पैराग्राफ सारे का सारा पढ़ डाला। और ये आपने कितनी देर में करना है? 6 मिनट्स में। यानी पूरे 6 मिनट्स आपके हैं जिसमें आप इसे करेंगे। तो जब 6 मिनट में आपने ये कर लिया तो इसको भी पढ़ते समय, पढ़ते वक्त आपने क्या करना है? अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को। और जब आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें आप तक क्लियर हो रही होंगी। अब क्या हुआ कि उसके मुतालिक एक दफ़ा आपने पढ़ा पहले 3 मिनट में वो जो भी पैसेज था,
फिर दूसरी मरतबा आपने जाकर कब पढ़ा? 6 मिनट में। अब तीसरी मरतबा आप कब पढ़ेंगे उसको? और ये तीसरी और चौथी मरतबा हो जाएगा आखिरी 8 मिनट में। उस 8 मिनट में आप क्या करते हैं? जो यहाँ कीवर्ड्स अंडरलाइन हुए थे और जो वहाँ कीवर्ड्स अंडरलाइन हुए थे, अब इन दोनों को आपने जाकर पढ़ना है आखिरी 8 मिनट में। रीड, रिलेट एंड राइट इन द बॉक्सेस ऑन द आंसर शीट। और आप उसे राइट कहाँ पर करते? वो जो आपको आंसर शीट मिली होती है उसी पर आप उसे लिखना शुरू कर देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र जो आइल्स में रीडिंग में आपको है, आपको पता है रीडिंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। आप जब उसके ऊपर से ट्रांसफ़र साथ साथ करते रहते हैं, आपको बाद में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो हो गई टाइम स्कीम कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है 3 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट्स, यानी 17 मिनट्स में। अब यह कि ये तो वो तरीका है जो हम बताते हैं और हज़ारों नहीं लाखों लोगों के लिए ये कारआमद साबित हुआ। जो कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 1988 में आइल्स आई थी, 1992 से हम करा रहे हैं, तो इसका मतलब हम आपको बता सकते हैं कि हम काफ़ी पुराने इस हवाले से। तो जिस घड़ी आप इसके ऊपर काम करते हैं और आप इसके मुताबिक रिजल्ट्स ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका अपना कोई तरीका है और उससे आपके स्कोर ठीक आ जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये पढ़ने की इस तरह की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमें और आपको मकसद तो एक ही है कि आपके रीडिंग में स्कोर अच्छा है। अगर आपके तरीके से स्कोर अच्छा आ रहा है और हमारे तरीका आप नहीं अप्लाई कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप उस तरह से कर सकते हैं। और अहम बात इसमें जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो सवाल आपको अड़ा दे उसको लिफ्ट नहीं कराएं। और आप देख लीजिए, आपको जब कोई अड़ाता है, कोई भी चीज़ आपको जब अड़ा लेती है, हुक कर लेती है, तो वो जो आपके अपने होते हैं सबसे पहले वो आपको उनसे परे करती है। ये भी कानून है। यानी आप अड़ गए, अम्मा ने बोला बेटा क्या हुआ, आप अम्मा से लड़ पड़ेंगे। बाप ने पूछा बेटा मुझे बता दो क्या हुआ, अब्बा जी बस छोड़ो। बहन, भाई, दोस्त, यानी हर वो शख्स जो आपके करीब है, आप अगर कहीं अड़ जाएं तो आप इतने सड़ते हैं कि आप सबको साड़ के रख देते हैं, वो जो आपके इर्द गिर्द रिश्ते में मौजूद होते हैं। इसी तरह सवाल होता है, आपने 13 सवाल करने, एक सवाल ने क्या किया, आपको अड़ा लिया। ये जो अड़ा लेते हैं ना, ये हक मारते हैं दूसरों का, और हक मारने में आपकी बराबर की मदद करते हैं। और मैंने देखा है कि ये 13 सवाल हैं, 2 सवाल ऐसे आ जाएंगे जो समझ ही नहीं आ रहे होंगे। हमें जो समझ आ रहा होता है उसको हम इसलिए छोड़ देते हैं कि वो तो समझ आ रहे हैं, और जो नहीं समझ आ रहा तो हम उसके साथ जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं करते। आगे बढ़ जाइए, अड़ा हुआ भी समझ आ जाता है। इसलिए आप लिसनिंग में भी जब हम लोग पढ़ाते हैं यही बात होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो 30वां 31वां सवाल 32वां मिस हुआ और उसका इतना दुख हुआ कि उस दुख में 4 और मिस हो गए। नहीं करना चाहिए। इस तरह रीडिंग में भी आप इसको इसी तर्ज पर देखें कि जो छूट रहा है उसको छोड़ दें। रीडिंग में मैंने आपको एक बात बताई कि आपको ऊपर की 1.5-2.5 लाइन पढ़नी है और आखिरी 1.5-2.5 लाइन पढ़नी है। बाज़ औक़ात सवालात पढ़ के आपको लगता है, फील होता है कि ये सवाल का जवाब जो है, इसके लिए मुझे कोई पैरा जो है वो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल का जवाब उस पैराग्राफ में था। तो आप जब एक पैरा इसलिए जाके दोबारा पूरा पढ़ते हैं कि आपने उसका पहला और आखिरी टुकड़ा पढ़ा था, तो भाई एक पैरा पढ़ रहे हो ना। और अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है फिर से, तो आप उसके लिए वापस लौट कर आ सकते हैं अपने उस पैराग्राफ की तरफ, जब आप उसे उस तरह से देखना करना चाह रहे हो। और इसीलिए हम कहते हैं, अब आपको पता होगा कि ये वाली बात फलां जगह हुई थी और क्यों। आपको याद होगा जब मैं आपको राइटिंग का करवा रहा था, पैराग्राफ राइटिंग का, तो मैंने आपसे कहा था कि पैराग्राफ का जो ऊपर वाला टुकड़ा होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है और जो आखिर होता है वो कंक्लूजन होता है। तो इसका मतलब वहाँ से ये पता लग जाता है कि इस पैराग्राफ में बात कौन सी हो रही है। और इसीलिए आप जब ऊपर की आखिरी लाइन पढ़ लेते हो, आप सवाल पढ़ते हो, तो आपको लगता है यार ये वाली बात फलां पैराग्राफ में हुई है, तो आप सीधा उसी पैराग्राफ की तरफ जाते हैं और उसका मतलब वहाँ से निकाल कर ले आते हैं। आखिरी और अहम बात, टाइम मैनेजमेंट की तो समझ आ गई ना आपको। अब हर पैसेज को आपने 17 मिनट के अंदर करना ही करना है, और 51 मिनट में आप अपना पैसेज ख़त्म कर दें। जो पैसेज 3 आपके वो ख़त्म हो जाने चाहिए। उसके बाद जब आप इसे कर लोगे, फिर आपको ज़रा 9 मिनट उसके हवाले से मिलेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं वोकैबुलरी इतनी मुश्किल होती है सर कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता। तो यकीन मानिए, दुनिया में शायद ही कोई एक, सिवाय अल्लाह के अलावा मेरे ख्याल में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसका सिर्फ एक मतलब हो। कई मतलब
एक ही लफ्ज़ के कई मतलब हैं, और हमें सीखना क्या है? मतलब निकालना। और हमसे बेहतर कौन जानता है मतलब निकालना है? अब आप एक लम्हे को अगर गौर करें तो यहाँ मतलब निकालने के भी मैंने दो मतलब निकाल लिए। एक मतलब वही जो मतलब की सूरत में निकल कर आता है, और एक मतलब कौन से वाला? वो जो मतलबी दुनिया वाला है। तो एक ही लफ्ज़ के दो मतलब। तो कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो आपका जो वर्ड का मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन करता है कि किस तनाजुर में, किस हवाले से, किस रेफरेंस में बात हो रही है। आपने उसे उसी एतबार से देखना है, और अगर आप उसे उसी एतबार से देख रहे हो, यकीन मानिए आपको मीनिंग निकालने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपको मैथ्स याद होता था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अरे ढूंढा उसे जाता है जो होता है। साथ वाले को 3 दफ़ा तो कहो। ऐसा ही है ना, ढूंढते तो उसे जो होता है। कोई आपको कहे कमरे में जाकर रिमोट ले आओ, रिमोट यहाँ होगा तभी जाके वहाँ मिलेगा, नहीं तो वो सामने भी पड़ा होगा तो नहीं मिलेगा। और अक्सर अम्मा कहती हैं कि तुम्हारी आंखें हैं कि बटन सामने पड़ी चीज़ तुझे नज़र नहीं आती, उसके यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उसके और बहुत कुछ होता है। अम्मा ने उधर भेजा, वो तो फ़ोन में लगा हुआ था, उसको समझ ही नहीं आया। तो यहाँ पर जब आप ढूंढने जाते थे एक्स की वैल्यू, वो क्या होती, उसी में से निकल कर आती थी एक प्रोसेस से। इसमें भी क्या होता है, आप यकीन के साथ जितने भी लोग बैठे हैं, आप अपना रीडिंग का टेस्ट उठाएं और जो मुश्किल लफ्ज़ आपको लग रहा है उस पे एक्स लगाते जाएं और कहें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, यानी मीनिंग ऑफ दिस एक्स वर्ड। आप उसके इधर पढ़ें और उसका एक मतलब आप तुक्के के तौर पर लिख दें। 99.99% आपका मतलब ठीक होगा। आप करके देखिए। तो वोकैबुलरी को बुनियाद नहीं बनाना रीडिंग के लिए। हाँ, फिर मैंने जो जर्नी शीट जिसका मैं आपको हवाला देता हूँ वो मैजिक है। 70-80% मसाइल आपकी ज़िंदगी के हल कर देता है। सारी कैटेगरी वहीं खड़ी हुई है। फिर जब मैं आपको कहता हूँ कि 20 दिन आप हमारे पास अगर ट्रेनिंग ले, कम से कम 20 दिन भी ले, वैसे तो आप ज़्यादा वक्त के लिए होते हैं, 20 दिन भी ट्रेनिंग ले और हमारी जर्नी शीट आप करके आ रहे तो 4160 कैटेगरीज ऑफ द वर्ड, जो आपके कैटेगरीज हैं वो आप रोज़ अपने हिसाब से करके हमें ला के दे देते हो पूरे 20 दिनों में। और अगर आप 40 दिन के लिए आ रहे तो फिर वो 8320 बनता है। जिसको इतने लफ्ज़ कैटेगरी के साथ आते हो वो कैसे नहीं करेगा। और मैं यकीन के साथ, देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि मेरा लिसनिंग में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट है जिसके 9 बैंड आए, रीडिंग में भी सैकड़ों में है जिनके 9 बैंड है। इसका मतलब आते हैं, लेकिन आएंगे तो तभी ना। आप गोली इधर फेंक के पानी पी लोगे तो पानी जितना तो फ़ायदा होगा। हम तो वो हैं जो गोली को भी गोली कराते हैं। कहिए 3 दफ़ा साथ वाले को, समझ रहे बात। तो आपने बड़ी मेहरबानी करनी है इस बात के ऊपर कि जो बात आपकी खिदमत में पेश की जा रही है उसके मुताबिक उसे करते चले जाए। कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी मसला नहीं होगा। इसी बात को लेकर आपके ज़हन में कोई सवालात हो तो मैं हाजिर हूँ। जी सर, जो हेडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टार्ट में ABCD लिखा हुआ है, तो जो आपने बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है और एंड वाला पैराग्राफ पढ़ना है, तो उस केस में तो हमें सारे पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, जो आपके हेडिंग वाला सवाल होता है, हेडिंग वाले सवाल के भी 70% से ज़्यादा जो जवाबात होते हैं वो या तो शुरू से आते हैं या आखिर से आते हैं। नहीं, अगर पैसेज में हेडिंग जनी में के 8 हेडिंग्स हैं ABCDEFGHIJ, उसके बाद क्वेश्चन सेलेक्ट द हेडिंग भी आएगा फॉर द टॉपिक, वो भी आ जाता है, और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स भी वो आ जाती हैं, और साथ में वो ट्रू फॉल्स भी आ जाती है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उस केस में तो हम जब नॉर्मल पैसेज आता है उसमें जहाँ पे पैराग्राफ को नंबर हम खुद दे रहे होते हैं, उसमें तो हम स्टार्ट और एंड वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, चाहे वो ABC हो तब भी पढ़ना। सिर्फ पहला पैराग्राफ पूरा पढ़ें और एंड। जी जी, वो मैंने जो कानून आपको बताया वो तो पूरे पैसेज का कानून बताया, और उसके साथ कुछ भी लगा आप बता सकते हैं। आपने चूँकि हेडिंग के सवाल की बात की, मैं समझे शायद वो पूछना चाह रहे हैं, वो तो और चीज़ है। जी, एनी क्वेश्चन लिंक्स विद रीडिंग? जी साहब जी, कोई सवाल रीडिंग से मुताल्लिक? जी बिल्कुल। देखिए पैसेज के अंदर जब मैंने आपको कहा ना पहले 3 मिनट, मैंने आपसे कहा कि आप तस्वीर देखें, हो सकता है तस्वीर ना हो, होगी तो मदद देगी। उसके बाद मेन हेडिंग होती है, होगी तो मदद देगी, नहीं होगी तो क्या कर सकते हैं। इस तरह सब हेडिंग भी अगर नहीं होगी तो हम कुछ नहीं, जो है हमने वो देख लेना है ताकि वो हमें मदद दे। मीनिंग का गेस करने में वो मदद देती है, मीनिंग को गेस करने में वो मदद देती है, और इसी चीज़ को हमने देखना है, इसीलिए वो तस्वीर आपको मदद देगी। ठीक हो गया जी, कोई सवाल नहीं रीडिंग के मुतालिक? क्लियर? थैंक यू वेरी मच।